हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम हेयर फॉल की प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शेफाली त्रासी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और हमारे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर शेफाली, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो आजकल बहुत ही कॉमन दिखाई देती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हेयर फॉल के कॉमनली क्या कारण होते हैं? अभी हेयर फॉल ये अलग अलग टाइप के होते हैं जी। एक तो एक सादा हेयर फॉल हो सकता है जिसको हम लोग टीलोजन एफ्लुवियम बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। जी। वो कोई बीमारी के वजह से हो सकता है कि किसी पेशेंट को टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, या फिर किसी को डेंगू हो गया, तो वो बीमारियों के वजह से भी हेयर फॉल पेशेंट्स को हो सकता है। जी। अभी सेकंड तरीका होता है हेयर फॉल का, वो माने हार्मोनल तरीका, जहाँ पे हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस के वजह से हेयर फॉल होता है, जिसको हम लोग मेल पैटर्न हेयर लॉस और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं। जी। तीसरा तरीका है, थोड़े लोगों को हेयर पुल करने की आदत हो जाती है, तो वो पुल को जो एक तरह की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जी। तो उसको हम लोग ट्राइकोटिलोमेनिया बोलते हैं। तो ये एक तीसरा तरीका है। चौथा तरीका है कि किसी इंसान को किसी भी वजह से, या फिर कोई सिस्टमिक डिजीज के वजह से, या फिर एकदम से स्ट्रेस हो जाए, तो एक पर्टिकुलर पैच कहीं से भी हो सकता है। वो बालों से हो सकता है, मूंछों से हो सकता है, बियर्ड एरिया से हो सकता है, चेस्ट पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अगर एक छोटा सा पैच बालों का निकल आए तो उसको एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं। अच्छा। तो ऐसे कई तरीके के हेयर फॉल होते हैं, और उसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग रहता है। माने जो तरीका है उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करना है। तो हम कैसे पता लगाए कि हमें हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो गंभीर होती जा रही है? जनरली हम लोग हमारे पेशेंट्स को बोलते हैं कि अप टू 100 हेयर पर डे हेयर फॉल इज कम्प्लीटली नॉर्मल। तो अप टू 100 बाल गिर रहे हैं तो उसको नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि बालों के अलग अलग टाइप रहते हैं। फर्स्ट होता है एनाजिन, कैटाजिन और टीलोजन। एनाजिन फेज माने बढ़ने का फेज। सो जो बेबी हेयर है वो बढ़ रहा है, 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 अप टू जो आपका हेयर लेंथ होता है। जी। फिर होता है कैटाजिन का फेज। कैटाजिन फेज में वो जो बड़ा है वो वैसे ही रहता है। फिर होता है टीलोजन का फेज, जहाँ पे जो बड़े हुए बाल है, जो बूढ़े बाल है, वो गिर जाते हैं। जी। अभी ये हेयर साइकिल चालू रहना ही चाहिए, तो ही नए बाल आएंगे, तो ही वो अच्छी तरह से ग्रो हो पाएंगे। जी। तो उस हिसाब से 100 हेयर फॉल पर डे इज नॉर्मल। अगर 100 के बियॉन्ड हो तो आपने डेफिनेटली आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके मिलना है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि आप बालों में हाथ घुमा रहे हो, या फिर आप हेयर कट के लिए गए हो और कोई आपको बोलता है अरे एक जगह से पूरे बाल ही निकल गए हैं, तो उसको जो एलोपेशिया एरियाटा है उसको फिर इमीडिएटली ट्रीटमेंट देना चाहिए। उस टाइम हम नहीं देखेंगे कि एक बाल गिर रहा है, 2 बाल गिर रहा है कि 50 बाल गिर रहे हैं। उसमें वो जो आता है, वो एक पर्टिकुलर पैच जो आता है, उसको हमने इमीडिएटली ट्रीट करना होता है। जी। मैम, कई बार कई महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि वो जब भी सुबह कंघी करती है या फिर कभी भी अपने बालों पे से हाथ घुमाती है तो ऐसे गुच्छा गुच्छा करके उनके बाल निकल आते हैं। तो ये किस वजह से होता है? ये चीज टीलोजन एफ्लुवियम उसको बोलते हैं, जी। जिसको फीमेल शेडिंग ऑफ हेयर बोलते हैं। तो ये जो गुच्छे गुच्छे बाल निकलते हैं, ये कभी हॉर्मोन्स के वजह से, तो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस जिसको बोलते हैं, या टीलोजन एफ्लुवियम उसको भी बोल सकते हैं। अभी बाल का गिरना ये तो एक सिम्टम है, जैसे कि आप बोलते हो कि मुझे जुकाम हुआ है। अभी बाल क्यों गिर रहे हैं वो चेक करना हमारा काम रहता है। उसको हम लोग ट्राइकोस्कोपी से, माने एक हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिससे हम लोग एग्जैक्टली देखते हैं रूट लेवल पे जाके कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। फिर कई सारे टेस्ट होते हैं, फोटोट्राइकोग्राम, जहाँ पे हम लोग बाल एक खींच के उसके बल्ब का
माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जी। तो जो गुच्छा गुच्छा निकलना वो एक सिम्टम है, माने जो एक आपने बताया हुई चीज है, बट किस वजह से हो रहा है उसके चीजें हमने पहले ही बोली कि वो एक हार्मोन से हो सकता है, कोई बीमारी से हो सकता है, या फिर एक नॉर्मल हेयर शेडिंग भी रहता है कई बार, वो भी हो सकता है। जी मैम, ये तो जड़ों से निकलने वाले बालों का हेयर फॉल हो गया, लेकिन एक और भी प्रकार होता है कि कई औरतों के बाल बीच में से टूटते हैं और गिरते हैं, तो ये किस वजह से होता है? सो ये जब बीच में से बाल टूटते हैं और गिरते हैं उसको हेयर शाफ्ट डिसऑर्डर्स बोलते हैं। अब ये हेयर शाफ्ट डिसऑर्डर एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के वजह से हो सकता है, जहाँ पे आप अच्छी तरह से आपके डाइट में अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है बालों को, और जिस वजह से वो बाल गिर रहे हैं। सेकेंडली हेयर शाफ्ट डिसऑर्डर्स तब होता है जब आप बहुत ज्यादा पार्लर ट्रीटमेंट्स करते हैं, तो बहुत ज्यादा आयरनिंग करते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेटनिंग करते हो, तो वो बाल जल जाता है जी, और वो वीक होके शाफ्ट में से गिरना चालू करता है। तो अभी हेयर शाफ्ट डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसको ठीक करने के लिए हमें पेशेंट को काफी काउंसलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि पेशेंट बोलता है कि अरे मुझे तो मीटिंग है, मुझे तो कॉन्फ्रेंस है, मुझे तो अच्छा दिखना है जी। तो उस चक्कर में मुझे तो हमेशा मेरे बाल अच्छे दिखने चाहिए, तो उसमें काफी सारा काउंसलिंग लगता है कि उनको जहाँ पे हम बोलते हैं कि मत कीजिए, नॉर्मल तरीके से बाल को उगने दीजिए, नॉर्मल तरीके से उसको रहने दीजिए। ये जो बार बार ब्लो ड्राई करना कि गीले गीले बालों पे ब्लो ड्राई कर दिया, रोज का ब्लो ड्राई करना, ये अच्छी बात नहीं है, जिससे हेयर का आपका जो शाफ्ट है, जो क्यूटिकल है, वो वीक हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है और वो हेयर शाफ्ट को तोड़ने को मजबूर कर रहा है। तो ये थोड़ा सीरियस रहता है, तो काफी काउंसलिंग लगती है, पेशेंट्स को देना पड़ता है, पेशेंट को समझाना पड़ता है कि और ये जो उनको वो एक साइकोलॉजी से निकालना कि जो आप कर रहे हो वो गलत है, और अगर कभी कभार आप ठीक नहीं वो बाल अच्छा नहीं दिखा, आप नॉर्मल दिखे तो चल जाएगा जी। जो स्क्रीन पे दिखता ही है वही सच है ऐसा नहीं होता ना, वो स्क्रीन के पीछे, वो आपके एक्टर के पीछे एक बंदी रहती है जो बार बार वो बाल बना रही है, वो नॉर्मल लाइफ में नहीं पॉसिबल है जी। सो एक थोड़ा सा वहां पे ना हेयर शाफ्ट डिसऑर्डर्स में हमने काफी बार देखा है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, चलो मैंने आपको 10 चीजें दी, वो कर भी लेंगे, मान भी लेंगे, क्योंकि बालों के लिए लोग करते हैं चीज, बिल्कुल। बट ये जो चीज है ना कि नहीं मुझे ऐसा ही दिखना है, मुझे ऐसा ही करना है, उसमें से थोड़ा सा पेशेंट्स को बाहर लाना, उसमें काफी काउंसलिंग लगती है जी। मैम, हेयर फॉल की वजह से जो बाल्डनेस आता है तो वो औरतों के मुकाबले मर्दों में ज्यादा रहता है या फिर औरतों में ज्यादा रहता है? दोनों में होता है एक्चुअली। मैंने अभी मैंने देखना शुरू किया है कि कोविड के बाद वो मेल हो वो फीमेल हो, बॉल्डनेस हैज बिकम अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। हर कोई जो है वो बार बार हेयर फॉल से ही परेशान है। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि मेल में है या फीमेल में है, हाँ, बट एक है मेल का अगर हेरिडिटरी हो जी, माने फादर्स साइड या मदर्स साइड पे अगर किसी को बॉल्डनेस का प्रॉब्लम है तो उनमें आता है वो चीज, बट फीमेल्स में जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व होते हैं और उनके खुद के हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और ये डेफिनेटली देखा गया है कि आजकल के जनरेशन में जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस के होने के वजह से जो हेयर फॉल हो रहा है वो कई गुना बढ़ा है। अच्छा। सो पीसीओएस में से एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी जी। पहले के औरतों में पीरियड के प्रॉब्लम्स इतने नहीं होते थे जी। अभी के लड़कियों में पीरियड जल्दी भी आ जाते हैं, ऊपर से इरेगुलर भी रहते हैं जी। सो पीसीओएस माने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जी, ये जो एक हार्मोनल कंडीशन है वो काफी कॉमन होने लगी है जी। आप कोई भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से पूछिए या फिर गायनेकोलॉजिस्ट से पूछिए, वो भी आपको वही बताएंगे कि डॉक्टर जो पेशेंट्स अभी आते हैं उनका जो इंसिडेंस है पीसीओएस का ये बढ़ने लगा है। अब वो अगर बढ़ा तो जाहिर सी बात है कि ये भी बढ़ना चालू हो जाएगा। सो इसीलिए अगर वैसे देखा जाए तो फिर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस थोड़ा ज्यादा ही बढ़ने लगा है
एज कम्पेयर टू मेल पैटर्न। जी मैम, एक और तरीके का हेयर फॉल होता है जो मैंने देखा है कि जो औरतें उनके बाल बहुत ही अच्छे होते हैं, अच्छे कंडीशन में होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उनके बाल झड़ने लगते हैं और फिर डिलीवरी होने के बाद भी वो बहुत सारी कोशिशें करती है लेकिन वो फिर से ठीक नहीं हो पाते। तो ये किस वजह से होता है? अभी कैसा होता है ना, प्रेगनेंसी में जो बॉडी है, जो औरत की एक बॉडी है, वो पूरा वूम्ब को प्रोटेक्ट करने में, वो बच्चे को बढ़ाने के पीछे, बच्चे का अच्छा करने के पीछे पड़ी रहती है जी। तो जो भी हॉर्मोन्स है वो बच्चे के लिए होता है, माने सब बच्चे का। तो उस हिसाब से वो औरत की बॉडी चेंज हो जाती है, उसके हॉर्मोन्स चेंज हो जाते हैं। तो उस चक्कर में कई बार ऐसे होता है कि ऐसे हॉर्मोन्स आ जाते हैं जिससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में कभी बाल नहीं गिरते, प्रेगनेंसी में इनफैक्ट बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, बट जैसे ही वो औरत डिलीवर करती है वो हॉर्मोन्स बंद हो जाते हैं और हेयर फॉल शुरू हो जाता है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो हम पेशेंट को बोलते हैं 6 से 8 महीने तक ये हेयर फॉल हो सकता है, जो प्रेगनेंसी के बाद वाला होता है जी। फेज। अगर उसके बाद भी अगर वो कंटिन्यूस रहे तो फिर वो एक साइन है कि बाबा अभी जाके अपने डॉक्टर को मिल लो, क्योंकि कहीं तो गड़बड़ हो रही है। सो प्रेगनेंसी में कभी बाल नहीं गिरेंगे। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में आपको पेशेंट बोलेंगे अरे प्रेगनेंसी में तो कितने घने थे मेरे बाल, अब क्या हो गया? अभी वो जो हार्मोन प्रेगनेंसी का था वो कम हो गया, बंद हो गया, जिस वजह से आपका हेयर फॉल शुरू हो गया। सो पोस्ट प्रेगनेंसी टेलोजन एफ्लूवियम ये काफी कॉमन कंडीशन है। जब पेशेंट आता है हमारे पास, निराश नहीं हुआ, हम तो सिर्फ मल्टीविटामिन देते हैं, बिकॉज उस टाइम पे पेशेंट भी लैक्टेटिंग ब्रेस्ट फीडिंग है, उस टाइम पे जो पेशेंट लेता है वो बच्चे में जाने वाला है। तो वो चक्कर में हम ज्यादा ना पेशेंट को गोलियां या लोशंस देते नहीं है। जब लैक्टेशन खत्म हो जाए, माने 6 महीने बाद जब कम हो जाता है, तभी हम उनको फिर ओरल दवाई देते हैं, लोशन देते हैं लगाने के लिए, जिस वजह से उनका हेयर ग्रोथ वापस हो सकता है। जी मैम, क्या ऐसा कोई हेयर केयर रूटीन है जिससे हम हेयर फॉल प्रिवेंट कर सकते हैं? हेयर केयर अगर रूटीन बोलना चाहे तो हफ्ते में 2 या 3 बार आपने अच्छी तरह से सल्फेट फ्री शैम्पू के साथ बाल धोने हैं। जी। अब क्यों सल्फेट फ्री? क्योंकि सल्फेट इज अ केमिकल जो बार बार अगर हम यूज करें तो आपका हेयर का क्यूटिकल खराब हो सकता है। जी। तो ट्वाइस और थ्राइस अ वीक बाल को शैम्पू के साथ धोए और बाद में उसको अच्छी तरह से कंडीशन करें कंडीशनर के साथ। दैट इज नंबर 1। सेकंड अगर बोलना चाहे तो जो ये अपना ब्लो ड्राई या स्ट्रेटनिंग या आयनिंग ऑफ द हेयर वो थोड़ा कम कीजिए। उसको कभी एकदम सोशल इवेंट है वंस अ वीक ऐसे रखिए। रोज ब्लो ड्राई करना अच्छी बात नहीं होती है। थर्ड चीज अगर बोलना चाहे तो जब आप बाहर जाते हो जी, एक गर्म जगह पे, सनी बीच पे, तो अगर हो सके तो बालों को कवर कर दीजिए। हम फेस को तो सनस्क्रीन लगा देंगे, बट बाल भी तो वो धूप में जाके रूखे सूखे हो जाते हैं। फ्रिजीनेस क्यों आता है? उस वजह से ही तो आता है। एंड लास्टली, अगर आपको सच्ची में अपने बाल अच्छे रखने हैं तो अच्छे हेयर सीरम्स यूज कीजिए, या फिर क्वालिटी, अगर बालों की शाइनी अच्छी रखनी है तो हेयर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। जो अपने नानी माँ के या दादी माँ के नुस्खे हैं कि अच्छा तेल लगाओ तो बाल अच्छे घने हो जाएंगे, वो बुरा नहीं है, वो अच्छा ही है। तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं रात को लगा के सुबह धो लो, या फिर नहाने के 1 घंटा पहले हेयर ऑयलिंग कर लो, फिर शैम्पू कर लो। तो उससे बाल भी अच्छे रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, शाइनी रहते हैं। और अगर लास्ट में बोलूं तो अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए जो बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आपका खाना अच्छा नहीं रहेगा तो आपका स्किन, आपका हेयर, आपका नेल्स खराब होने ही वाला है। आपने स्किन टाइप्स के बारे में बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप होती है, स्पेशली सेंसिटिव स्किन के लिए, हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है?
कॉम्बिनेशन स्किन टाइप जो सेंसिटिव भी हो, उसको याद रखना है, उस इंसान को याद रखना है कि आप बहुत ज्यादा स्किन केयर में ड्राइनेस नहीं ला सकते हो जी। माने कितने बार बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर कॉम्बिनेशन है तो मुझे सैलिसिलिक फेस वॉश यूज कर रही थी, वो नहीं चल सकता क्योंकि आपको वो ड्राई पार्ट का भी ख्याल रखना है जी। तो ऑयली और ड्राई उसका एक दोनों कंपोनेंट्स को याद रखते हुए आपको स्किन केयर यूज करनी पड़ेगी। तो कहीं मैं अगर फेस वॉश ड्राइविंग वाला थोड़ा यूज करूं तो फिर मुझे मॉइस्चराइजर उसके साथ बैलेंस करना पड़ता है। फिर उस हिसाब से अगर मैं कोई डे क्रीम आपको दूं मॉइस्चराइजर तो नाइट क्रीम में मैं रेटिनॉल ऐड कर दूंगी जहाँ पे मैं वो ऑयल को बैलेंस आउट कर देती हूँ। तो इस हिसाब से मुझे नॉर्मल ऑयल कॉम्बिनेशन स्किन पे वो एक बैलेंस रखना पड़ता है। अभी सेंसिटिव स्किन की बात करें तो सेंसिटिव स्किन में क्या होती है सेंसिटिव स्किन? सभी लोगों को लगता है कि अपनी स्किन तो बहुत सेंसिटिव है कि थोड़ा मैंने खारिश कर दी और लाल हो गया। अरे खारिश किया तो हर किसी का स्किन लाल होने वाला है। तो सेंसिटिव स्किन का मतलब ही थोड़ा अलग रहता है। सेंसिटिव स्किन माने क्या, जो जल्दी ड्राई हो जाती है या जल्दी इरिटेट हो जाती है कुछ भी लगाने से, तो उन लोगों में जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो थोड़े अलग रहते हैं जी। वो फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स रहते हैं, उनमें जो व्हीकल्स यूज किए जाते हैं तो वो थोड़े अलग रहते हैं, तो ज्यादा मॉइस्चराइजिंग बेस पे रहता है। तो वो सब चीजें अच्छी तरह से अगर ख्याल करो तो वो होता है सेंसिटिव स्किन के पेशेंट का स्किन केयर। मैम कई बार लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्किन के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करें या फिर फेस वॉश या बॉडी वॉश का इस्तेमाल करें, तो ये किस तरह से डिसाइड करें? अच्छा, फेस को अगर मुझे ठीक रखना है तो आपको फेस वॉश यूज करना है, बॉडी को आपको क्लेंस करना है तो आपको साबुन या बॉडी वॉश करना है। ये बेसिक रहा जी। अगर मुझे अभी डिफरेंस रहता है मुझे सोप यूज करना है कि बॉडी वॉश यूज करना है। सोप इज नॉट पीएच बैलेंस्ड, वेयर एज बॉडी वॉश या शार जेल जिसको हम बोलते हैं वो लिक्विड सोप रहता है जो ज्यादा करके पीएच बैलेंस रहता है जी। सोप की आदत रहती है कि जो सोप इस्तेमाल करते हैं वो सोप घिसते हैं जी। वो घिसने की वजह से काफी हद तक लोगों को तकलीफ हो सकती है। शार जेल का क्या होता है, शार जेल तो लिक्विड सोप होता है तो हम लोग झाग को घिसते हैं जी। तो झाग जब घिसता है तो इतना फ्रिक्शन नहीं रहता है, इसलिए इरिटेशन कम हो जाता है जी। तो ये दूसरा पॉइंट रहा। इसलिए अगर फेस वॉश यूज करते हो तो फेस के भी सोप्स होते हैं जी, बट वो सोप की आदत है घिसने की तो वो घिसना नहीं चाहिए, तो इसलिए फेस वॉश इज बेटर। इनफैक्ट फोमी फेस वॉश इज बेटर जी, बिकॉज उसको तो झाग है तो झाग को मैं घिस घिस के भी कितना घिसूंगी जी। दैट इज नंबर 1। सेकेंड इज योर बॉडी। बॉडी के लिए अगर शावर जेल प्रिफर करें तो ज्यादा अच्छा है। ऑल्सो नहाते वक्त मेक श्योर कि आप लूफा, स्टोन या उसका कुछ इस्तेमाल नहीं करें। स्किन ये बहुत सेंसिटिव ऑर्गन रहती है, सेंसिटिव नहीं बोलूंगी, एक सिंपल सी ऑर्गन है जी, लेकिन ये सबसे बड़ी ऑर्गन है तो आप उसके साथ खेल नहीं सकते हो। उसको प्यार से पूछो, कोई जरूरत नहीं घिसने की। वो मिट्टी विट्टी जो है अगर प्यार से आप उसको पूछोगे तो भी जाने वाली, उसके लिए घिसने की जरूरत नहीं। अगर आप कुछ पेंट लगाते हो, कुछ केमिकल लगता है जो एकदम निकल ही नहीं रहा तो एक आध बार कभी किया तो चलेगा, लेकिन जब आप दिन में 1 या 2 बार नहाते हो और घिस घिस के नहाते हो तो आपकी स्किन खराब होने वाली है। तो जनरली हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि सिंपल साबुन लगा लो, ज्यादा घिसना वैसना नहीं है, वो झाग को थोड़ा सा स्प्रेड कर दो और पानी से नहा लो, बस हो गया। मैम अभी आपने पीएच लेवल की बात की तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर कई बार लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि पीएच लेवल मेंटेन रहना बहुत जरूरी होता है, तो हमारी स्किन का अच्छा या फिर मेंटेन किया हुआ पीएच लेवल क्या होता है और किस तरह से वो हमें पता चल सकता है? स्किन का पीएच माने 5.5 रहता है जी, और उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया तो भी तकलीफ, अगर अल्कलाइन हो गया तो भी तकलीफ। सिंपल सी एक एग्जांपल देती हूँ। अभी विंटर सीजन में काफी लोगों को आदत है लिप लिकिंग करने की, ऐसे करते हैं जी, राइट जी, क्योंकि ड्राई हो गई है तो लिप लिकिंग करना है। अच्छा, लिप लिकिंग किया ठीक है, एक बार किया, वापस ड्राई होगा वापस करोगे,
तो बार बार आप रियलाइज कर रहे हो सलाइवा एसिडिक है, स्किन पीएच 5.5 है, तो वो एसिडिक सलाइवा को मैं स्किन पे लगा रही हूँ दिन में 10 बार 20 बार। कोई भी कपड़े को भी अगर आप एसिड से धोते वो ब्लीच होने वाली है। बिल्कुल। वैसे ही अगर मैं कोई एसिडिक चीज बार बार नॉर्मल पीएच के स्किन को लगा दूं तो वो स्किन भी तो ब्लीच होने वाली है जी। और फिर वो जो स्किन का कलर है वो फेड होने वाला है। फिर क्या होता है, व्हाइट दिखना चालू हो जाता है। फिर पेशेंट डर जाते हैं, डॉक्टर मुझे व्हाइट दाग आ गया। ऐसी कोई बात नहीं है, वो एसिड को इतने बार आपने वो स्किन पे डाल दिया कि वो फेड आउट हो गया। तो वैसे ही होता है, अगर आप बहुत ज्यादा एसिडिक चीजें यूज करोगे पहले तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा अरे मैं गोरी हो रही हूँ, बट आप कुछ गोरे वोरे नहीं हो रहे हो। अल्टीमेटली आगे जाके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपको तकलीफ दे सकता है, वो आपको आपके स्किन को ड्राई आउट इरिटेट कर सकता है। मैम ये तो बड़ों की बातें हो गई, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनकी स्किन तो बहुत ही नाजुक होती है, तो उनका स्किन केयर किस तरह से रखना चाहिए? बच्चों का स्किन केयर एक्चुअली बहुत इजी रहता है और बहुत प्यार से किया जाता है अपने देश में। तो पहले तो जब उनका जन्म होता है तो पीडियाट्रिशियंस तो मसाज पहले ही ना बोलते हैं, बट कोई उनका सुनता नहीं है और मसाज तो करते ही है सब लोग। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि अच्छे ऑयल के साथ कीजिए और एकदम गरम गरम पानी के साथ मत नहलाइए, सिंपल ल्यूकवार्म पानी के साथ नहलाइए। तो जिससे क्या वो स्किन को तकलीफ ना हो। वो बच्चा तो रोएगा अगर गर्म यूज करोगे, लेकिन फिर भी एक ल्यूकवार्म वाटर यूज करना चाहिए। और आजकल बहुत सारे अच्छे पीडियाट्रिक कंपनीज ने मसाज ऑयल शुरू किया है जी। ये मसाज ऑयल काफी अच्छे होते हैं, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो रादर देन द ट्रेडिशनल ऑयल्स जो होते हैं। तो वो सेकेंडली सोप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप कोई भी सोप नहीं यूज कर सकते हो। पीडियाट्रिक बेबी सोप्स अलग रहते हैं क्योंकि उनका स्किन का टेक्सचर ही अलग रहता है जी। तो उनके स्किन को बैलेंस करते हुए उनको एक अलग सा सोप रहता है। या फिर अगर जैसे बड़ों को शार जेल यूज करते हैं वैसे ही शार जेल यूज कीजिए जी। बच्चे हैं, स्किन नाजुक है, तो ऑर्गेनिक जितने प्रोडक्ट्स यूज करोगे वो ज्यादा अच्छे रहते हैं। नॉन ऑर्गेनिक करने या हार्ड सोप्स या शार जेल यूज करने जाओगे तो उनकी स्किन खराब होने ही वाली है जी। उसके बाद मॉइस्चराइजिंग बेबी क्रीम्स रहते हैं, आप एडल्ट क्रीम नहीं उनमें यूज कर सकते बिल्कुल, क्योंकि एडल्ट की स्किन रिक्वायरमेंट अलग है, बच्चों की स्किन रिक्वायरमेंट अलग है। तो एक अच्छा बेबी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन आप नहाने के बाद लगा सकते हो जी। अभी कई बार न्यू बॉर्न बेबीज में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा डैंड्रफ जैसा रहता है, उसको क्रेडल कैप बोलते हैं। तो लोग उसको घिसने की कोशिश करते हैं, तेल लगा के घिसते रहते। वो सब चीजें मत करो, वो नॉर्मल है। क्रेडल कैप इज नॉर्मल और वो धीरे धीरे अगर आप अच्छा शैम्पू, सिंपल बेबी शैम्पू अगर यूज करते हो तो वो भी चला जाने वाला है। अच्छा, शैम्पू की बात आई तो शैम्पू में भी बेबी शैम्पू यूज करने की कोशिश करो जिससे उनके वो पतले मुलायम बाल जो रहते हैं वो अच्छे रहे और उनको टीयर्स नहीं होना चाहिए, वरना बच्चे एकदम इरिटेट हो जाते हैं। तो नॉन टीयर फ्री या नो टीयर्स के जो शैम्पूज होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो सल्फेट फ्री भी रहते हैं। मैम कई लोगों की स्किन ड्राई होती है, वो इतनी ड्राई होती है कि खासकर ठंडी के माहौल में वो उनमें दरारें पड़ जाती है और खून आने लगता है। तो ये प्रॉब्लम अगर निग्लेक्ट कर दे तो वो कितने हद तक गंभीर हो सकती है? अभी जो विंटर सीजन में, ठंडी के सीजन में जो ऐसे दरारें आके खून निकलता है वैसे वाले स्किन को एटॉपिक स्किन बोलते हैं। तो जनरली वो पेशेंट्स को एटॉपिक डर्मेटाइटिस हुआ है ऐसा होता है। लेकिन अपने कंट्री में थोड़ा निग्लेक्ट रहता है कि स्किन उनके लिए काफी, अभी शहरों में आप बोलोगे कि हाँ लोग स्किन केयर कर रहे हैं, 10 चीजें कर रहे हैं, बट गांव में ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं रहती जब तक कि खून नहीं निकल आए या अगर बहुत ज्यादा तकलीफ हो। लेकिन इस स्किन कंडीशन को एटॉपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि वो खतरनाक है या कुछ, लेकिन आप ये सोचिए अगर दरारें आ गए हैं तो इसका मतलब कीटाणु अंदर जा सकते हैं जी, राइट। अगर कीटाणु अंदर गए तो इन्फेक्शन हो सकता है। अब वो इन्फेक्शन किस हद तक आपको तकलीफ दे वो तो आप सोच ही सकते हैं जी। सो कोई भी
जो स्किन बैरियर रहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, तो उसको कभी परेशान नहीं करना चाहिए, वो स्किन बैरियर को। तो ड्राइनेस थोड़ा सा है, ठीक है, बट इतना भी मत रुको कि उसमें दरारें आके खून निकलना चालू हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे आपको फिर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करके, पहला काम डॉक्टर का रहता है कि उस दरारों को पहले, माने वो खून जहाँ से निकला है वो एरिया को बंद करके दरारें बंद करे, ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। तो मैम इसके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होती है? इसके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेनली रहता है कि ऐसे बच्चों को हम लोग साबुन ना ही बोलते हैं। हम लोग पहले तो उनको बोलते हैं कि सादा पानी से नहा लो। अच्छा। और फिर हम लोग उनको मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स वो गीले बॉडी को ही लगाने को बोलते हैं और उसको रैप कर देते हैं, उसको वेट रैप्स बोलते हैं। ओके। अगर खून निकल रहा हो तो एंटीबायोटिक देख के कोई इन्फेक्शन अगर होने का चांस है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे थोड़ा प्रिवेंटेटिव हमें एंटीबायोटिक देना पड़ता है, सो वो एक करना पड़ता है। अच्छा, अच्छे मॉइस्चराइजर, अच्छे सेरामाइड कंटेनिंग मॉइस्चराइजर्स जहाँ से ये दरारें सील हो जाए, वो इम्पोर्टेंट रहता है। फिर कोलॉइडल ओटमील के जो मॉइस्चराइजर्स रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। हाइलुरोनिक एसिड कंटेनिंग मॉइस्चराइजर्स रहते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। सो ऐसे अलग अलग तरीके हैं जिससे हम वो ठीक करें। अच्छा, अगर एक्जिमा बहुत ज्यादा फैला हुआ हो, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो, इन्फ्लेमेशन माने इचिंग हो, इरिटेशन हो पेशेंट के लिए, अगर वो कभी ऐसा हो तो फिर हम उनको ओरल दवाई देके, क्रीम्स देके, माने हमारे जो कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स जो है, या फिर हमारे जो टैक्रोलिमस, पेमिक्रोलिमस, या फिर स्टीरॉयड कंटेनिंग क्रीम्स होते हैं, उनका हमें इस्तेमाल करके वो एक्जिमा को पहले शांत करना पड़ता है। उसके बाद हम पेशेंट्स को सिखाते हैं कैसे मॉइस्चराइजिंग करने की। जी मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ मार्गदर्शन करें। स्किन केयर ये सबसे महत्वपूर्ण केयर है, क्योंकि स्किन आपकी बिगेस्ट ऑर्गन है। जो आपको लोगों के सामने प्रेजेंट करती है वो आपकी स्किन होती है। तो सादी चीजें हैं, जैसे हमने इंटरव्यू में बोला, सिंपल क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन, ये सब बेसिक रहता है। अगर कहीं गर्मियों के सीजन में जाने वाले हो तो उसको प्रोटेक्ट करो कपड़ों से, हैट से, अम्ब्रेला से। अगर ठंडियों का सीजन हो तो उसको अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करके प्रोटेक्ट करो, ताकि जो ठंडी हवाएं हैं उससे आपकी स्किन और ड्राई होके और इरिटेट और खराब ना हो जाए। गर्मियों के सीजन में भी ये देखे कि कोई दरारें नहीं है, कहीं कोई स्किन नहीं निकला है जिससे इन्फेक्शन अंदर सीप हो सकता है। तो वही जैसे हम फेस का ख्याल रखते हैं वैसे हाथ और पैर का भी ख्याल रखिए, अच्छे तरह से हैंड और फीट मॉइस्चराइजर यूज करके। तो और ओवरऑल एक स्किन केयर अगर देखना जाए, अगर आप खुद से नहीं कर पाते हो तो एक कोई डॉक्टर के पास जाइए, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनको पूछे कि डॉक्टर आप मेरा स्किन देख के आप मुझे बताइए कि मेरे उम्र के हिसाब से मैंने क्या इस्तेमाल करना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच मैम। आप यहाँ पर आई, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।